दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास। आप लोगों में से जो कोई भी जिसको भी इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत नॉलेज हो इथिक्स के बारे में आप बता दीजिएगा। और जितने लोग जुड़े हैं वो अपना अपना इंट्रोडक्शन बता दें कि वो क्या क्या बैकग्राउंड से हैं, कभी उन्होंने एग्जाम्स दिए हैं या किस स्टेज पर है उनकी प्रिपरेशन। थोड़ा मुझे हेल्प हो जाएगी कि मैं समझ पाऊंगी कि आप लोग किस स्टेट ऑफ माइंड पे हैं इस टाइम। मैम यहाँ पे इनिशियल और मेंस लिखने वाले दोनों हैं, तो आप बेसिक से ही स्टार्ट करिए, क्योंकि जैसे मैं मेंस लिख रही हूँ लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न्यू कमर्स हैं तो उनकी समझ में नहीं आता है मैम। मुझे समझ में आता है लेकिन और कुछ बच्चे बहुत ही एकदम अभी स्टार्ट ही किए हैं मैम, तो उनको दिक्कत होती है। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है 1-2 महीने पहले? जी मैम। जी मैम, मैंने स्टार्ट किया। मैंने भी किया मैम। यस मैम। 70% है लगभग मैम, 70%। तो आप लोगों ने सिलेबस देखा है जिन्होंने अभी स्टार्ट जी किया? मैम। देखा है? यस यस मैम, देखा है। कितना वेटेज है, कितना वेटेज है एथिक्स के पेपर का? आपके 4 पेपर है ना जीएस के, जीएस 1, 2, 3, 4। तो उसमें एथिक्स के पेपर का कितना वेटेज है? 15% होगा। पेपर का जो वेटेज है वो 250 मार्क्स है, ठीक है? मतलब आपके जितने तीनों पेपर्स हैं 1, 2, 3 उसके इक्वलेंट आपको पेपर 4 के लिए भी प्रिपेयर करना है, ठीक है? आप लोगों का मीडियम मुझे बता दीजिए कि मीडियम आपका क्या है? मैम बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ज्यादातर लोग हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल। हिंदी मीडियम है मैम आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। लगभग 80% मैम हिंदी मीडियम है, 20% इंग्लिश मीडियम। मेरे साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा कि मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगी और जो चीज आपको ना समझ में आए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? आपको टर्म्स बेसिकली एथिक्स का जो पेपर है वो 2013 में जब मेंस के सिलेबस में रिफॉर्म किए गए थे उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ। उसके पहले एथिक्स का कोई पेपर नहीं होता। एथिक्स का पेपर उन्होंने इंट्रोड्यूस क्यों किया पब्लिक सर्विस कमीशन ने? उसके पीछे लॉजिक ये था कि उन्हें ये चेक करना था कि आपके अंदर जो बेसिक मोरालिटी, जो पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए बेसिक क्वालिटीज चाहिए वो है या नहीं। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसा पेपर इंट्रोड्यूस किया जिसमें वो आपकी इंटीग्रिटी, आपकी प्रॉबिटी चेक करना चाहते हैं। इस पेपर में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसमें कीवर्ड्स का और आपको अपने बारे में कितनी सेल्फ अवेयरनेस है उसके बीच का इंटरप्ले है। अगर आपने वो मैनेज कर लिया, सिर्फ आपको अपनी जो व्हाटएवर यू आर, आपको अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करना है उस क्वेश्चन पेपर में जाके। वहां पे पेपर 2 सेक्शंस में आता है एथिक्स का, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए का भी वेटेज 125 मार्क्स है और सेक्शन बी का भी वेटेज 125 मार्क्स है। ए सेक्शन में वो लोग क्वेश्चंस जो है वो ऐसे पूछते हैं जो बहुत ऑब्जेक्टिव है, प्रैक्टिकल है। जैसे अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों में से किसी ने देखा हो, मैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आप समझने में कि कैसा क्वेश्चन वो पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या प्रिपेयर करना है। लास्ट ईयर क्वेश्चन सेक्शन ए में जो थियोरेटिकल पार्ट है उसमें क्वेश्चन पूछा था, 1B क्वेश्चन है इसका, education is not an injunction, it is an effective and pervasive tool for all around development of an individual and social transformation. Examine the new education policy 2020 in the light of above statement. शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है, यह व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रभावी और व्यापक साधन है। उपरोक्त कथन के आलोक में नई शिक्षा नीति 2020 का परीक्षण कीजिए। अब ये
ने क्यों पूछा? अगर आप लोगों में से थोड़ा भी किसी ने न्यूज़पेपर देखा होगा तो लास्ट ईयर 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो ये सीधे सीधे उन्होंने वहीं से क्वेश्चन पूछा कि अगर आपने एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस लेकर आए हैं तो उस एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस का आज के यूथ पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ कुछ क्लियर होगा? यस मैम। जी मैम। तो इसमें अगर आपको कुछ लिखना है, जैसे इसका अगर आपको आंसर बनाना है, ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, तो इसमें अगर आपको क्वेश्चन का आंसर, अगर जैसे मैं आंसर अगर इसका लिखती तो कैसे लिखती कि सबसे पहले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्क्राइब करती कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, उसके पहले की 2-3 एजुकेशन पॉलिसीज जो और आई हुई थी उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में लिखती, और उसके बाद उसका जो इफेक्ट है, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके बारे में बताती कि हाउ इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इन टर्न दैट लीड्स टू सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अगर आप एज एन इंडिविजुअल, हेलो हेलो, am I audible? यस या मैम। यस मैम। आपको अगर कहीं कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो मुझे बता दीजिएगा एक बार, ठीक है? क्योंकि फिर एक जैसा मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, आप भी थोड़ा उससे गेन करो, है ना? बेसिक क्वेरीज हैं सिलेबस से रिलेटेड या क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर ले, क्योंकि यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन में जो मेन रोल होता है वो क्वेश्चन पेपर का होता है। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, वहां जाके आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, तो फिर उस बहुत ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो सभी आप लोग कर लो, वो सभी पेपर्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर जीएस पेपर 4, कि सबसे पहले सिलेबस ले लो और क्वेश्चन पेपर ले लो, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसके क्वेश्चन पेपर आप जरूर ले लो, मार्केट में मिलते हैं। वो क्वेश्चन पेपर लेने से आपको ये फायदा होगा कि जो कोई भी लास्ट 4-5 सालों में ट्रेंडिंग पैटर्न रहता है कि वो किसी ना किसी ऐसे एस्पेक्ट को जरूर टच करते हैं रिपीटेडली, वो या तो केस स्टडी में उसको पूछ लेंगे या किसी और पेपर का पार्ट बना के उसको पूछ लेंगे, तो आपके दिमाग में एक पैटर्न सेट रहेगा कि हाँ हमें इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, और दूसरा जो बहुत डायनेमिक पार्ट है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स का कितना वेटेज क्वेश्चंस में रह रहा है वो भी आपको क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही आइडिया मिलेगा। तो जस्ट डू वन थिंग ऑल ऑफ यू, कि एक क्वेश्चन पेपर आप जरूर ले लें, चारों पेपर्स का, प्रीलिम्स ले लें और मेंस का भी ले, और चाहे तो जिसमें पूछते हैं सारे आंसर्स भी लिखे होते हैं वो ले लें, या फिर जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहते हैं वो आप ले। ठीक है, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ लास्ट ईयर क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, नहीं तो आप पढ़ते रहोगे और कुछ उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एम आई क्लियर? जी मैम। यस या मैम। दृष्टि का सॉल्व पेपर ले लिया। इंस्टीट्यूशंस है जैसे दृष्टि भी है, वो भी अच्छा देते हैं, तो वहां से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था वो था हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ अ पर्सन्स विजडम एंड कॉन्शियंस दैट कैन पॉइजन अ नेशंस स्पिरिट, डू यू एग्री विद दिस व्यू? घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिए संहारक है जो राष्ट्र के चित्त को विषाक्त कर सकती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? जी मैम। अपने उत्तर की तर्क संगत व्याख्या करें। कौन दे दीजिए? इस क्वेश्चन में उन्होंने आपका ओपिनियन जानना चाहा है। ठीक है, तो आपको वहां पे किस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं है आपने जो पढ़ा वही आएगा पेपर में, आपको वहां प्रिपेयर रहना है इस चीज के लिए कि वहां पर आपके पर्सनल ओपिनियन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो जरूरी नहीं है आप जो पढ़ कर गए वही आ गया, वहां पे आप एज एन इंडिविजुअल अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा आपको कि आप इस क्वेश्चन से क्या समझे, आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है, और उससे रिलेटेड आपका थॉट प्रोसेस क्या है।
ठीक है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको अपने सिलेबस से अवेयर होना। क्वेश्चन जो है वो दो चीजों से, सबसे पहले तो विजडम एंड कॉन्शियस और दूसरा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसलिए क्योंकि आप इसमें इन्होंने पूछा है कि नेशन स्पिरिट, इट कैन पॉइजन अ नेशन स्पिरिट। तो कुछ कुछ ऐसे इवेंट हुए होंगे जिससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अ पर्सन्स विजडम एंड कॉन्शियस दैट कैन पॉइजन अ नेशन स्पिरिट। ये रिफ्लेक्टिव होना चाहिए वहां पे कि आपकी जो विजडम और आपकी कॉन्शियस है वो नेशनल स्पिरिट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, वेदर इट कैन पॉइजन इट और वेदर इट कैन बेनिफिट इट। इसमें दो एस्पेक्ट आपको टच करना, ठीक है। तो इसमें आपके सिलेबस का रोल कहाँ पर है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए व्हाट इज विजडम, व्हाट इज कॉन्शियस, how a hatred is destructive of a person's wisdom and conscience that can poison a nation's spirit. दूसरा applied aspect where you have to put in how your logical mind, how your wisdom, how your conscience, if you do a destructive aspect, if you have hatred for something that can poison a nation's spirit, ठीक है। जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल हो कि मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग क्या होता है, कुछ लोगों की पर्सनल ग्रजेस होती हैं, कुछ लोगों की पर्सनल हेट्रेड होती है एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। अब उस पर्सन का विजडम है, उस पर्सन की कॉन्शियंस है कि वो उस पर्सनल ग्रज को इफेक्टिवली डील नहीं कर पाया और उसने उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाकर किसी को लिंच करना शुरू कर दिया। तो अगर छोटे तौर पर देखा जाए तो वो एक लोकल इवेंट है कि उसने अपनी हेट्रेड पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर प्रोड्यूस की। लेकिन अगर ओवरऑल एस्पेक्ट में देखा जाए तो इट कैन लीड टू कम्युनल वायलेंस, आपस में कम्युनिटीज के बीच में हेट्रेड प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था कि जब हमारी इंडिपेंडेंस हमें मिल रही थी उस टाइम पे बहुत कम्युनल इश्यूज हुए थे। तो वो जो बेसिक उसके फाउंडेशन वैल्यूज है वो हमें कहाँ से पता चलती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमें इक्वालिटी, जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में आपने सुना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है वो हमारी नेशनल स्पिरिट को अपहोल्ड करने में हमारी हेल्प करती है। तो जब आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो एज ए सिविल सर्वेंट, तो यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपके अंदर इतनी मोरल वैल्यूज, इतनी कॉन्शियंस होनी चाहिए कि जब आप पब्लिक सर्वेंट की तरह अपने कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में या कहीं जाएंगे तो आप कैसे उसको अपहोल्ड कर पाएंगे। अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हैं, आपकी नागालैंड में पोस्टिंग हो जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग हो जाएगी, तो वहां पर बहुत सारे इंसर्जेंट एलिमेंट्स हैं। तो वहां पर आप कैसे उनको कन्विंस करेंगे कि आपको हमारे क्या करना है, आप उनसे कैसे अपना काम करवाएंगे, आप कैसे उस हेट्रेड को रोकेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है वो सारे एस्पेक्ट को देख कर देना है कि यू एज अ सिविल सर्वेंट हाउ वुड यू प्रिवेंट अ पर्सन, अ डिस्ट्रक्टिव माइंडेड पर्सन टू नॉट पॉइजन द नेशन स्पिरिट। जैसे कि आपका अगर कहीं पे नक्सलाइट एरिया में पोस्टिंग है या यूपी में भी अगर आप स्टेट में रहते हैं तो बहुत सारे रेड कॉरिडोर वाले एरियाज हैं, तो वहां पर अगर आप रहते हैं तो वहां आप कैसे कन्विंस करेंगे लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पर्सनल ओपिनियन इस चीज को भी टच करना चाहिए कि हाउ एज अ सिविल सर्वेंट यू वुड बी अगर आपके सामने ये कंडीशन रिप्रेजेंट होती है। तो इन्होंने बोला जस्टिफाई और आंसर, डू यू अग्री विद दिस व्यू। तो इफ यू अग्री, आपको उसके सपोर्ट में अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने, इफ यू डू नॉट अग्री तो आपको उसके सपोर्ट में। जनरली क्वेश्चंस में जो एग्जाम्स में हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि कोई स्टैंड आपको पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं रखना है, आपको न्यूट्रल स्टैंड रखना होता है। अगर आप अग्री करते हो तो उसके आप 2 पॉइंट मेंशन कर दीजिए, अगर आप डिसअग्री करते हैं तो उसके आप 2 पॉइंट मेंशन कर दीजिए, और उसके बाद एक बैलेंस्ड ओपिनियन कि हाँ ये कर सकता है लेकिन इसके लिए सॉल्यूशंस ये कि हम ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप अगर मेंशन कर देंगे तो उससे आपका आंसर इफेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी कि आपको 3 चीजों पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने आप के ऊपर कि हाउ यू आर एज एन इंडिविजुअल इज, आपको ये पता कौन हो, ठीक है। वहां पे आप आंसर तभी कर पाओगे जब आप अपने आप से अवेयर हो।
सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपका सिलेबस, जो आपको ये कीवर्ड्स बताएगा कि आपको एग्जाम के लिए क्या तैयार करना है। तीसरी चीज है करंट अफेयर्स। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में करंट अफेयर्स उन्होंने पूछा, तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है इस टाइम न्यूज में क्या चल रहा है, तो आपको ये पता नहीं होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, फिर आप लिख नहीं पाओगे इस चीज पे। तो ये चीज बहुत, 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप हमेशा ध्यान रखिए। एथिक्स के पेपर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। यू आर अ मोरल पर्सन, आप अपने खुद को, यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ, आपके मन में जो कुछ भी है आप पेपर में लिख कर आओ, आपको मार्क्स मिलेंगे। सुकन्या जी, मैं आपका 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा और एज ए ट्रेडिशन जो न्यू आते हैं लेक्चरर्स या मेंटर्स आते हैं, तो मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करता हूं, क्योंकि आपका क्लास आज काफी 8:30 बजे से था। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आपको जो है एथिक्स के मैटर्स में और आंसर राइटिंग के मैटर्स में समय समय पर गाइड करेंगी। जो चीजें आप बता रही हैं उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि देखिए, बेसिक चीज ये है कि आपको 2-3 चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा जो मैंने और मेंटर से भी महसूस करी है। अंग्रेजी से ना तो डरने की जरूरत है, ना ही उससे भागने की जरूरत है। आपको अंग्रेजी का मिनिमम लेवल जो एक 10th स्टैंडर्ड से माना जाता है, इसीलिए यूपीएससी या पीएससी इंग्लिश का पेपर लेती है, हिंदी का पेपर लेती है, यानी कि भाषाई ज्ञान वो इतना होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, उसे आप 10th लेवल की जो इंग्लिश की किताब है उससे साथ साथ इंप्रूव कर सकते हैं। मैं इसमें एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। मैं फिरोजाबाद जनपद में आज से 15 साल पहले पोस्टेड था, 2005 की बात है ये। तो वहां एक गांव है नगला भेड़ी, वो जसराना से 3-4 किलोमीटर आगे है। तो वहां का एक सज्जन मेरे पास आया करते थे, वो अमूमन ठेकेदारी किया करते थे और 1-2 लोग और आते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे गांव का एक लड़का तैयारी कर रहा है। उस लड़के ने 10th और 12th सब प्राइवेट किया था। 2005 में उसका जब रिजल्ट आया तो वो आईपीएस हुआ। वो लड़का जब वो आईपीएस हुआ तो जाहिर सी बात है कि बहुत देहात की जगह जसराना आज भी, तब 15 साल पहले तो और ज्यादा रही होगी। तो उस लड़के के बारे में जब मेरी उससे बात हुई, आज वो लड़का डीआईजी है। फॉर्चुनेटली उस लड़के को आईपीएस मिला, यूपी कैडर मिला। यूपी कैडर मिलने के बाद जगह जगह वो एसएसपी रहे श्रीमान जी, आज वो डीआईजी रैंक पे हैं। तो उन्होंने मुझसे एक चीज कही कि मैं जब तैयारी करता था तो मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, और वो भी बिल्कुल ऐसे मीडियम के पढ़े हुए थे जहां पढ़ाई कम और नकल ज्यादा होती है। लेकिन कह रहे मैंने प्रैक्टिस बहुत करी, मेहनत बहुत करी। प्रैक्टिस और मेहनत करने से ही आप सीख सकते हैं। देखिए, सीखने को लोग जर्मन सीख जाते हैं, फ्रेंच सीख जाते हैं, तो अंग्रेजी तो एक भाषा है। तो बेसिक नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी मेंटर्स आपको डील करेंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंग्रेजी जरूर बोलेंगे। तो डू नॉट रन अवे फ्रॉम दैट और उसे फेस करिए, क्योंकि जब आप आईएएस में सेलेक्ट हो जाएंगे और आप पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे पहुंचेंगे सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्वेंट का देखिए अभी तक आप सोचते होंगे कि मैं आईएएस बन जाऊंगा और डीएम बन जाऊंगा। डीएम तो उसकी सबसे नीची वाली पोस्ट है, ऊंची पोस्ट तो सेक्रेटरी लेवल पे है, जो या मुख्यालय पे होती है दिल्ली में। जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो सारी पॉलिसी देश की डिसाइड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है मोटा मोटा कि बेसिक अंग्रेजी जरूर सीखिए। दूसरी चीज कि आपको टीचर के साथ तारतम्यता बिठानी होगी। जो भी पढ़ा रहे हैं आपको, उनके साथ आपको तारतम्यता बिठानी होगी, क्योंकि कोई भी दुनिया में आदमी ऐसा नहीं हो सकता वो आप जैसा सोचता हो। बैठाना पड़ेगा, कल को नौकरी में भी बैठाना पड़ेगा और तैयारी में भी बैठाना पड़ेगा। आप दिल्ली की सारी कोचिंग कर लीजिए, हो सकता है किसी में हिस्ट्री अच्छी पढ़ा रहे हो, किसी में ज्योग्राफी अच्छी पढ़ा रहे हो, और ये ग्रुप मेजॉरिटी में उन्हीं। हमारे पिछले मेंटर्स की तरह आपके भी बहुत अचीवमेंट है और बहुत संघर्ष किया है आपने भी, पढ़ी हुई है। हिंदी मीडियम से ही आपने अच्छी जाके अपना मीडियम चेंज किया। आपके जो मेंटर है उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। आप ये चीज ध्यान दीजिए, हो सकता है पहले अटेम्प्ट में आपका प्री में ही ना हो, दूसरे में प्री में ना हो, तीसरे में प्री में ना हो,
लोग ऐसे हैं जिनका 5वें अटेम्प्ट में जाके होता है, लेकिन हिम्मत मत हारिए, ठीक है। जैसे माहौल की रहने वाली है, कोई ऐसा नहीं है कि जो टॉप करते हैं या जो सेवा में सेलेक्ट होते हैं वो किसी मंगल ग्रह से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं भी करी। और तैयार एक साथ दो काम करना बहुत मुश्किल होता है, डॉक्टरी की पढ़ाई भी करें और सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करें। ये बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है, हर एक के बस की भी नहीं है। आपने किया और उसके बाद सफलता भी अर्जित करी, बहुत अच्छे से सफलता अर्जित करी। तो मेरा आपसे कहना केवल इतना ही है कि आप जो है इन्हीं की मेहनत से सबक लेते हुए, अचीवमेंट मैंने इनके अभी तक नहीं डाले, वो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। जो ये पढ़ा रही हैं, जो चीजें बता रही हैं, उसे ग्रेस्प करने का प्रयास करिए। बस मेरी तरफ से इतना ही है। आजकल आप ट्रेनिंग कर रही हैं, ट्रेनिंग में से बिजी शेड्यूल रहता है, पुलिस ने भी करी है कि बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है, उसमें से समय निकालना बिल्कुल असंभव होता है, क्योंकि वो बहुत थका देने वाली ट्रेनिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से इन बच्चों को गाइड करती रहेंगी, और उम्मीद यह है कि आप बहुत अच्छे से चीजें लेंगी। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैंने जो आपकी मैम है, इन्हें भी जितना मैं गाइड कर सकता था उन्हें गाइड किया है, और आज वो जितना अच्छा बोल रही थी तो उससे मुझे बहुत खुशी हुई। सफलता से ज्यादा जरूरी है कि आप एक अच्छे नागरिक बने, और अच्छे नागरिक आप बन चुकी हैं। जो आप बोल रही हैं उसी से मुझे लगा कि आपकी जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे हैं, और सफलता भी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत ऊंचे पद पे तैनात है, कल कोई आपके जिले में भी तैनात रहेंगी। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट and be continue in the class. I am going to leave. थैंक यू भैया, Thank you. आपका आशीर्वाद। थैंक यू। नहीं, मेरा आशीर्वाद तो सबके साथ है। बस मैं एक चीज और बताना चाह रहा था कि she is my sister, बस ये मैं आपको बताना चाह रहा था, and I am very glad to have such type of sister who teaches in such. Thanks a lot. थैंक यू भैया। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी तक जो मैंने बताया वो समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। कोई क्वेरी जी मैम। वो आप वो पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारे अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको कभी डर नहीं लगेगा एग्जाम में जाके, आपको लगेगा क्वेश्चन कैसा भी आ जाए मैं हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी। तो इसीलिए उससे डरना नहीं है, उसको फेस करना है। और यहाँ पे एक चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, कि आपको अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहना। मैं भी पुलिस सर्विसेज में हूँ, यहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो वो हमें हर रोज सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आपको पता नहीं आपकी लाइफ में अगले मोमेंट क्या होने वाला है, तो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। वैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, एग्जाम्स में भी आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है हो सकता है वो कुछ भी ना आए, फिर भी वो क्वेश्चन पेपर मैं कर लूँ या कर लूंगा। तो उस चीज से अगर आप मतलब अपना मेंटल लेवल उतना लेवल तक अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा कभी भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि उस टाइम जब आप ऐसा सोच के एग्जाम में जाएंगे तो सबसे पहले तो वहां जो स्ट्रेस रहती है एग्जाम की वो बहुत ज्यादा रहती है। अभी हम लोग यहाँ पे आराम से नॉर्मली बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, वहां पे इसका 10 टाइम्स स्ट्रेस रहता है, तो आपकी वैसे ही जो इफेक्टिविटी है वो कम हो जाता है, आपका पोटेंशियल। तो इसीलिए उस चीज के लिए बस प्रिपेयर होकर जाना, कोई भी और एग्जाम बहुत कंटिन्यूस होते हैं, जीएस के चारों पेपर एक के बाद एक, सुबह शाम की शिफ्ट में रहते हैं, तो बहुत एग्जॉस्टिव रहता है स्केड्यूल। तो उस चीज के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है कि बहुत ज्यादा हैक्टिक रहेगा, फिर भी आपको लिखना है वहां जाके, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज की। ठीक है, घबराना नहीं है किसी चीज से, घबराना तो कभी किसी चीज से नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे ये तो मन में रखना ही नहीं है, बस हमें अपनी मेहनत करनी है। अगर आप निष्काम कर्म करेंगे, अपने बस मेहनत करते रहिए, किसी ना किसी दिन ईश्वर आपको फल देगा उस चीज का। इसीलिए घबराना नहीं है। अगर आपके मन में किसी तरह का डर है यूपीएससी को लेके तो उसको निकाल दीजिए। यूपीएससी कोई हवा नहीं है। पहले मैं मुझे कभी वैसा डर नहीं रहा एग्जाम्स को लेकर, लेकिन अगर किसी को वैसा डर है तो बिल्कुल डर नहीं रखना।
वो एक एग्जाम ऐसा है जिससे आपको एक जॉब मिले, ठीक है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने आप को एज एन इंडिविजुअल प्रेजेंट करने का, जिससे आप सोसाइटी का बहुत बेनिफिट कर सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ नहीं, इसे लाइफ और डेथ के लिए नहीं लेना है कभी भी। हमेशा कूल माइंड से प्रिपरेशन करनी है, जितने भी टाइम पढ़ना है अच्छे से पढ़ना, चाहे वो 1 घंटा पढ़ रहे हैं दिन में, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ना है। जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर हमसे कोई रात में उठा के भी पूछ ले तो हमें पता हो हमने आज क्या पढ़ा, बस उतना ही चाहिए। वहां पे उन्होंने ऐसा कुछ लिखा भी नहीं कहीं भी सिलेबस में कि आपको बहुत वर्ल्ड की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ उसमें पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बहुत सुपरफिशियल लेकिन बहुत स्ट्रेस्ड, लिमिट जो है वो उसकी बहुत ज्यादा है। वो लोग पूछते हैं ना अंडर द स्काई, लिमिट बहुत ज्यादा है लेकिन डेप्थ बहुत कम। तो आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी है लेकिन उनकी डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। पीएचडी वाला यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। अब अगर आप लोगों के पास फोन होंगे या जो कुछ भी होंगे उसमें आप अपना सिलेबस खोल लीजिए एक बार, पेपर 4 का। खोल लिया? जी मैम। जी मैम। ठीक है। तो इसमें जो सिलेबस है आपका एथिक्स एंड डिग्निटी एंड एप्टीट्यूड, पहला इसमें एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, दूसरा एटीट्यूड। मैं सिर्फ सब जो हेडिंग्स हैं वो पढ़ रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि उसमें आपको कितना और क्या क्या प्रिपेयर करना है। और क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते, भले वेटेज 250 मार्क्स का है, लेकिन आपको जितने आप और पेपर्स के लिए टाइम देते हैं उसका जस्ट 1/3 टाइम देना है इसको। एक बार कभी आपने 1 हफ्ते 15 दिन के लिए बस पढ़ना है, उसके बाद आप वहां लिखाओगे क्वेश्चन पेपर में जाके जो भी आपने पढ़ा है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारी ओवरलैपिंग चीज और पेपर्स के साथ भी, जीएस पेपर 2 के साथ ओवरलैप करता है, ये जीएस पेपर 3 के साथ ओवरलैप करता है। तो जहां जहां ओवरलैपिंग है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स है, क्वेश्चन पेपर जो आपका जीएस पेपर 3 है उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स वो लोग पूछते हैं। तो जो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम वो पूछ रहे हैं उसके पीछे उनका क्या आइडिया है, क्यों वो गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई, क्यों उन्होंने ऐसा सोचा कि जनरल पब्लिक के लिए ये होना चाहिए, उसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है वो लोग जीएस पेपर 3 में पूछ लेंगे। लेकिन उसका जो मोरल एस्पेक्ट है, उसकी जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 4 में मिलेगा। पेपर 2 में जितनी भी वैल्यूज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 4 में मिलेगा। तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पेपर 2 में कमांड करके रखी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन या उसको एज एन आंसर कीवर्ड्स के फॉर्म में आप अपने पेपर 4 के आंसर्स में लिख सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। तीसरा इसमें एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, पब्लिक एंड सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, केस स्टडीज। जैसे मैंने बताया कि सेक्शन ए जो है 125 मार्क्स का है जिसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। उसमें वो लोग 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी मोरल थिंकर्स के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे इमैनुअल कांट बहुत इंपॉर्टेंट मोरल थिंकर हैं, उनके बारे में, कांटियन फिलोसफी। जिस साल मैंने 2018 का मीन्स लिखा था उस टाइम पे उन्होंने इमैनुअल कांट के ऊपर यूपीपीसीएस ने पूरा क्वेश्चन पूछा था एक 10 मार्क्स में। तो ऐसे कभी कभी ये भी हो जाता है, जैसे बहुत सारे नहीं पूछ रहे थे बहुत सालों से, उनको मतलब ही नहीं था कोई फिलोसोफर से, अचानक से एक बार उन्होंने यहाँ पूछ लिया स्टेट में। तो उस चीज के लिए आपको थोड़ा सा मोरल थिंकर्स के बारे में, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है या ज्योग्राफी भी है, तो उसके बारे में जरूर पढ़ते हैं। उसमें जो थिंकर्स के बारे में आप पढ़ते हैं, अगर आपको बेसिक आइडिया है कि उस थिंकर की क्या फिलॉसफी थी तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको जाके वही लिखाना है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। इसमें जो वो जनरली वही पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिलेबस का पार्ट जरूर होंगे। तो हमारे माइंड में एक सर्टेनिटी रहती है कि हाँ ये कहीं ना कहीं मेंशन्ड होगा इसीलिए इन्होंने पूछा है। ऐसा नहीं है कि वो ठीक है। पेपर है केस स्टडीज, उसमें वो आपको केस स्टडीज देंगे
केस स्टडी मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस आपके सामने दी जाएंगी। उन रियल लाइफ सिचुएशंस में आपको इसलिए डाला जाता है कि जब आप एज अ पब्लिक सर्वेंट आएंगे तो आपके सामने वही सब कंडीशन होंगी। जैसे अगर आप किसी एरिया में एसपी हैं या कहीं किसी एरिया में डिप्टी एसपी है, तो उस एरिया में कम्युनल वायलेंस होगा, उस एरिया में जुलूस निकाले जाएंगे, उस एरिया में कहीं ना कहीं त्योहार मनाए जाएंगे, उस एरिया में कुछ मेले भी होंगे। तो वहां पर आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। अगर आप कहीं पर एसपी है, कहीं आईएएस है, कहीं पे कोई डेथ हुई है, कोई अननेचुरल डेथ हुई है, तो वहां पर जाकर आपको तुरंत पहुंचना होगा मौका वारदात पे। आप वहां मौके पर पहुंचेंगे तो वहां पर जाकर आपके सामने पब्लिक हल्ला मचा रही होगी, लोग लाश नहीं उठाने देंगे। तो उस टाइम पे आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको अपना ब्रेन यूज करना है कि कैसे आपको पब्लिक को शांत करना है, कैसे आपको उनको कंसोल भी करना है, आपको उन्हें ये भी विश्वास दिलाना है कि हम आपके साथ हैं, और आपको अपनी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी करना है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव। अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई क्योंकि ऑर्डर मिला था शासन से। तो जब आपको शासन से ऑर्डर मिल रहा है तो आपको वो भी करना है, लेकिन साथ में एज एन इंडिविजुअल आपको ये भी रखना है कि मुझे कितनी फोर्स यूज करनी है। तो आप जब किसी अथॉरिटी की पोस्ट पर आते हैं तो आपके साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, तो इसीलिए आपको ये माइंड में जरूर रखना है। इसलिए मैंने बोला कि सेल्फ अवेयरनेस, एथिक्स इज ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स एंड द सिलेबस। सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आपके साथ एंटायर जॉब में रहेगी। अगर आपको ये मालूम है मैं एज एन इंडिविजुअल क्या हूँ, आपको कोई भी केस स्टडी दे दी जाए, आप उसके 4-5 पॉइंट, आजकल तो केस स्टडीज में, जैसे कुछ केस स्टडीज में वो लोग आपको ऑप्शंस भी देते हैं कि आप ये ऑप्शन चूज करेंगे या नहीं, ये ऑप्शन चूज करेंगे या नहीं। एक केस स्टडी इसमें मैं अगर दी हूँ तो वो आपको देख के बता देती हूँ। आएंगे तो एक चीज जरूर करिएगा कि वहां पर हाईलाइट कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट चीजें। तो आपको क्या है, आंसर जब आप अपना फ्रेम कर रहे होंगे तो वो हाईलाइटेड चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि टाइम तो उतना ही है, लेकिन पेपर जो है केस स्टडी ही आपको सॉल्व 3 घंटे में, आप 1 घंटे से ज्यादा केस स्टडी को नहीं दे सकते, या 1.5 घंटा अगर आपने केस स्टडी को दे दिया तो बचा हुआ 1.5 घंटा आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट को देना है। जनरली 1.5 घंटे से ज्यादा लगता है सेक्शन की। केस स्टडीज बहुत लेंदी होती है और आपको बहुत, आपका एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन है, तो जब कभी भी तैयारी कर रहे हैं उसमें हमेशा अपना माइंड जरूर अप्लाई करना है। इफ, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, 3 चीज तो आपको अभी बताई होंगी यहाँ पे, जो कुछ भी जो लोग पढ़ा रहे होंगे कि जो कुछ भी हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग एंड हाउ इट इज हैपनिंग। हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है। कुछ भी आप पढ़ेंगे, चाहे जीएस पेपर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 3-4 क्वेश्चन हमेशा रखिए कि ये चीज क्या है। नेशनल, अगर उन्होंने पूछा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, व्हाई, हमें क्यों जरूरत है अभी नेशनल पॉलिसी, किस लोग एजुकेशन में आज हम ये सारी चीजें हो रही है, पर का दौर है, ज्यादा है हमारे, कितने डेली की डेली आप अगर डेटा उठा के देखें तो कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो हमें देखना है कि नेशनल एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कुछ ऐसा एस्पेक्ट आया है जो टेक्नोलॉजी को डील करता हो। आजकल यूपीएससी में भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा टेक्नोक्रेट्स को वो थोड़ी प्रेफरेंस देते हैं। तो क्यों उनको टेक्निकल ब्रेन चाहिए, उनको एक्चुअली टेक्निकल ब्रेन नहीं चाहिए, उनको एक्चुअली लॉजिकल ब्रेन चाहिए। अगर आप एक लॉजिकल और रैशनल माइंडेड पर्सन है तो वो यूपीएससी के लिए परफेक्ट ब्रेन है, क्योंकि वहां पर आपको चेक करनी है, वो यही चेक करना चाहते हैं कि आप, अगर आप सिचुएशन में अपने तो आप वहां से कैसे रिड्यूस करने की करना है, क्योंकि आपको वहां पे सोसाइटी छोड़ा, आपको वहां पे लोग आपको के बेनिफिट के लिए छोड़ा है। हो रही है कभी
देखना पड़ेगा कि यहाँ पे की वजह से मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो पाएगा। क्या यहाँ पे मैं यूटिलिटेरियन अप्रोच लगा सकता हूँ? यूटिलिटेरियन अप्रोच आपने कहाँ पढ़ी? जिसने देखा कि अगर थोड़ा नुकसान करने की वजह से बहुत ज्यादा फायदा जाता है, यहाँ पर मैं थोड़ा नुकसान किसी का कर सकता हूँ। थोड़ी बात समझ में आई? जी मैम। यस मैम। तो इसीलिए आपको अपने अब यहाँ पर आपको अगर ये नहीं पता होगा कि मैं यहाँ पर कैसे सिचुएशन साथ डील करूँ, ऐसा नहीं था एथिक्स पेपर आने से पहले लोग सिचुएशन कैसे हैंडल डील, हमारे सीनियर है भैया है, अब तो सॉरी पढ़ते हैं उनके टाइम पे पेपर नहीं था, लेकिन अब तो वो पब्लिक बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत मैम आवाज नहीं क्लियर आ रही है। अब क्लियर? नो मैम। मैम आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू भी है, थोड़ा सा एकेडमी जो है वो इंटरनेट यहाँ ठीक नहीं आता। अभी आ रही है आवाज? जी मैम। यस मैम। राहुल आवाज आ रही है? जी मैम। यस मैम, सही है। तो अब एक बेसिक एस्पेक्ट जो मैं टच करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज, इन सब में। अच्छा हाँ, हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, तो सिलेबस में जो पहला एस्पेक्ट है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसमें उन्होंने पूछा है एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शंस। तो आप पहले ये चीज जानना जरूरी है कि एथिक्स है क्या, ठीक है? एथिक्स, मोरालिटीज दो चीजें होती हैं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले एथिक्स में क्या बताया जाता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। जैसे आपने अगर कोई काम किया, आप सड़क पर जाके नंगे घूम रहे, तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो आपको बोलेगी जाइए कपड़े पहन कर आइए। अगर आप बाहर जाकर शराब पीकर हंगामा, तो लोग इस चीज वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट करेंगे या आपको ऑस्ट्रासाइज किया जाएगा, आपको पब्लिकली करेंगे डिफेम, या आपका कहीं ना कहीं बदनामी की जाएगी कि आप ऐसा करते हैं। तो ये है एथिक्स, कि जहां पर जो सोशल वैल्यूज है वो आपको परमिट नहीं करती कि आप कुछ गलत करें। दूसरा है मोरालिटी। मोरालिटी इज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उसके बीच में आपको डिसाइड करना है ऑन द लेवल ऑफ योर पर्सनल कॉन्शियंस। उसमें कोई कोड नहीं, कोई सोसाइटल प्रेशर नहीं, उसमें सिर्फ आपकी, जैसे वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था उसमें था पर्सनल विजडम एंड कॉन्शियंस, दैट इज मोरालिटी, जहां पे यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन पर्सनल कॉन्शियंस। आपकी अपनी पर्सनल विजडम होनी चाहिए, आपकी अपनी पर्सनल वैल्यूज के बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि ये गलत है या ये सही है। जैसे बहुत सारे लोग एडमिट करते हैं कि शराब पीना ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं शराब पीना गलत। तो ये आपकी पर्सनल वैल्यूज हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि हाँ शराब पीना गलत है या शराब पीना ठीक है, उसमें कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं। लेकिन अगर उस शराब को पीने के बाद आपने सड़क पे हंगामा काटा, आपने या घर में बच्चे हैं, आपने उसको पीटना शुरू कर दिया, क्या सोसाइटली अनएक्सेप्टेबल चीज है। तो यहाँ पे जो आपको प्रोहिबिट एक्ट को करने से, दैट इज व्हाट एथिक्स इज। एम आई क्लियर? यस मैम। हाँ, तो आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज मोरालिटी, तो आपको एथिक्स में लिख कर आना है कि एथिक्स में वो सोसाइटल लॉज और वो सोसाइटल वैल्यूज जो हमें किसी काम को करने के लिए फॉरबिड करती हैं, जो हमें किसी काम को करने के लिए मनाही करती हैं, वो एथिक्स है।
और मोरालिटी जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करे पर्सनल लेवल पे कि गलत क्या है और सही, वो मोरालिटी है। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है वैल्यूज का। वैल्यूज क्या है? वैल्यूज है वो आइडियाज जो आप अचीव करना चाहते हो। जैसे आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो तो यूपीएससी आपसे क्या वैल्यूज एक्सपेक्ट करती है? यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है कि आप जस्टिस की वैल्यू अपहोल्ड करते हो, आपके अंदर इंटीग्रिटी हो, आपके अंदर मोरालिटी हो, आप ऑनेस्टली जो भी काम करें वो ऑनेस्टली करें, करप्शन ना करें, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज दे रखी है उनको आप अपहेल्ड करें। तो ये वो बेसिक आइडियाज हैं जो आप अपने आप से या सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है। वैल्यूज उन्हें कहते हैं। वैल्यूज हम कहाँ कहाँ से सीखते हैं? वैल्यूज हम अपने घर से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स में रह के, पीयर ग्रुप जो हमारा रहता है परिवार का या दोस्तों का, उस ग्रुप से हम वैल्यू सीखते हैं। हम अपने टीचर्स से वैल्यू सीखते हैं। अगर कोई टीचर है जो बिल्कुल पार्शियल रह के काम करता है तो हमें उससे क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम कभी टीचर बने तो हम ऐसे पार्शियलिटी नहीं करेंगे बच्चों के साथ। चाहते हैं आपका ऑफिसर वो बहुत ज्यादा आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम ऐसा बर्ताव कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। हाँ, जैसे इन्होंने बताया कि ग्रेट लीडरशिप, जैसे महात्मा गांधी, उनसे हमने वैल्यू सीखी नॉन वायलेंस की। तो अगर आपको कभी भी कहीं भी कंफ्यूजन होता है कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए तो आप वहां पर बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी चीजें देखते हो कि इन्होंने क्या किया। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसी सिचुएशन में फंसे थे तो उन्होंने क्या किया, इस टाइम पे क्या करते अगर वो होते तो इथिक्स के क्वेश्चन पेपर में वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, पेपर 2 में वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आज के दौर में महात्मा गांधी होते देन व्हाट वुड हैव बीन द सिचुएशन। तो वो क्या जानना चाह रहे हैं कि अगर आप वहां पर होते तो आप वहां पर क्या करते, क्योंकि आज महात्मा गांधी प्रेजेंट नहीं है। उनकी वैल्यूज आपने क्या पढ़ी? पढ़ा कि लोगों को साथ Am I clear? जी मैम। अगर कोई जी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि आप अगर मेरे से पूछते रहोगे तो मुझे आइडिया रहेगा कि मुझे कैसे और बताना है। ठीक है, थोड़ा मुझे भी, क्योंकि मैंने कभी क्लासेस ली नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ तो इसीलिए अगर आपका आई एम नॉट, हेलो, एम आई नॉट? जी मैम आवाज आ रही है। जी मैम आवाज आ रही है। जी जी। बिल्कुल चिल रह के पढ़ना है, टेंशन लेके नहीं पढ़नी है, ठीक है? इथिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो अपने आप के बारे में पढ़ रहे हो, इसलिए ये सोच के पढ़ना है। बाकी मेंटर्स आपको पढ़ाएंगे तो उनके मतलब टेंशन लेना, मेरे में बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यस मैम। जी मैम। ओके मैम। दूसरा इसका है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स के डायमेंशंस को टच करता है। जैसे आप जितनी भी वैल्यूज पढ़ते हैं वो सारी अगर आप इंटरव्यू में जाओगे वो भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, मेंस में आप लिखोगे इसके बारे में, उसकी आपसे क्वेश्चन जाएगा कि इसके डायमेंशंस क्या क्या है। डायमेंशंस में वो वैल्यूज जो आते हो, जैसे इंटीग्रिटी। 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम